वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों अब यूपी पीसीएस मेंस जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए या जो 2026 के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए भी बेहतर है कि पिछले 2018 से 2024 तक के, क्योंकि 18 में पैटर्न बदला है, पिछले 6 वर्षों के मेंस के सारे पेपर GS1 से GS6 तक, अब जब यूपी स्पेशल इंट्रोड्यूस हो गया है तो पिछले 2023-24 का, नहीं तो उससे पहले ऑप्शनल था, अब ऑप्शनल वाले देखने नहीं है आपको। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय देना, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी तो उसके लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या होते हैं, है ना, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका थी, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत क्या क्या प्राप्त हुए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, उसके बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल था, आसानी से 8 नंबर का आप लिख सकते हो। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आई थी, है ना, गिव एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का है भाई, देखो ना, स्वतंत्रता के तुरंत बाद पहले तो पार्टीशन वाली समस्या आई, फिर सबको इंटीग्रेट करना था, पाकिस्तान मतलब कश्मीर हो, हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, सारी रियासतों को भी मिलाना था, ये सारी चीज़ें थी। और भारत को गरीबी बहुत सारी मिल गई थी, बहुत सारी। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, इसके बारे में लिखना है, नेपोलियन वॉज द सन ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों का चर्चा कीजिए। अब देखो वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ा है, इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी आप ऐड करके लिख सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कैसे हमारे समाज पे इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन, जो LPG रिफॉर्म आया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिलाओं के संगठन के योगदान बताने। ये ऑफिशियल सिलेबस के देखिए पॉइंट हैं और वही डायरेक्ट पूछे गए, इसलिए जब भी आप अगर मेंस दे रहे हो तो पहले कोशिश करो GS1 से GS6, ठीक है, सारे पॉइंट को एक बार लर्न कर लो, सारे पॉइंट देख डालो एक बार, ठीक है। शायद 107 पॉइंट का सिलेबस है, एक एक पॉइंट के नोट्स आपको GS1 से 6 तक में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग पूरी सिखाएंगे आपको, कैसे आंसर लिखना है, कितना लिखना है, क्या कीवर्ड डालने होते हैं, क्या नहीं डालने होते, कितने पेज लिखना होता है, एक एक चीज़ का पर्सनल फीडबैक देंगे आपको। जैसे आप देख रहे हो, हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो चेक होता है प्रॉपरली, आप देखो, है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये आप ज्वाइन करके पूरा मेंस की आंसर राइटिंग सीख सकते हैं घर बैठे। प्रॉपर फीडबैक चेकिंग मिलती है, आंसर राइटिंग कैसे आपको डेवलप करनी है। आंसर राइटिंग सीखी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस से। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग में निखार आएगा। आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, पर एक दिन ज़रूर सीखी जा सकती है। तो 90 डेज़ का है आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर देखो, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं बतानी है, इंडियन कल्चर जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है भाई, ओशियंस फॉर ह्यूमन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कितनी सारी चीज़ें हमें मिलती है, फिशरीज हो, पोर्ट हो, व्यापार उससे चलता है ना, इतने सारे हमें ज्वेल्स मिलते हैं, रत्न मिलते हैं, है ना। जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को बताना है, इंटर रिलेशनशिप बताना है बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। ज्योग्राफी का सवाल है। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट क्या है भैया, इसको बताना है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं स्मार्ट सिटी की। इसके बाद भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखनी है ना, सीस्मिक जोन जो भारत के हैं भाई, है ना, भारत के सीस्मिक जोन जो है ये बताना है, कौन सा जोन 2 में है, कौन सा 3 में है, कौन सा 4 में। तो ये भी ज्योग्राफी का सवाल है एक। इसके बाद अब ये दूसरा सेक्शन लग गया, इसको 200 शब्दों में लिखना होता है, ये आपका आता है वही 12 नंबर का। तो 8 नंबर वाला 125 शब्द में और 12 नंबर वाला 200 शब्दों में। फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ इनलाइटनमेंट पीरियड, बता रहा फ्रांस की क्रांति जो है प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बाद कह रहा है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए, आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, है ना। तो बंगाल में जितनी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई, मित्र मेला ले लो, अभिनव भारत सोसाइटी ले लो, इन सब के बारे में आपको बताना है। संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, मेन फीचर क्या थे संगम पीरियड के। भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, इंडियन सोसाइटी नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा करनी है, डिस्कस दी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राजव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ग्रोइंग रीजनलिज्म, नहीं मराठी बोलो भाई, कन्नड़ बोलो, तमिल बोलो, है ना, इस टाइप का क्षेत्रवाद जो है कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, करंट से देखो लिंक करके पूछा गया है। जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में गंभीर चुनौती है भाई, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके बारे में बताना है।
भारत में स्मार्ट ग्राम की जो अवधारणा है उस पर प्रकाश डालिए और स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताओं का भी वर्णन करना है। स्मार्ट विलेजेस जो है, थ्रू लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर। भारत में वनों एवं जल स्रोतों के जैविक विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडी इन इंडिया इज इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। तो ये ज्योग्राफी से लिंक करके पूछा गया है, इन्वायरमेंट का लग रहा होगा आपको। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ सुनामी, है ना, ये हर साल आता है, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, इस टाइप के सवाल। तो मेंस के कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, है ना, जिनको पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके, है ना, एक एक पॉइंट के सिलेबस को अच्छे से कवर करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके आप आराम से पीसीएस निकाल सकते हो। क्योंकि पीसीएस यूपीएससी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ें पूछे, समझ ही ना है क्या है। ये ऑफिशियल सिलेबस से रहता है, उसमें सिलेबस से कुछ नहीं रहता है। ये जो सिलेबस है उसी के पॉइंट से ही पूछता है। इसकी बस एक खासियत अच्छी है, बस यहाँ पे एक हर्डल रहता है प्री में फैक्ट्स बहुत रहते हैं, फैक्ट्स को आपको रटना ही पड़ेगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो प्री की भी पूरी तैयारी 2026 की सिलेक्शन तक की आप कर सकते हो। इस बार भी देखो 150 में 134 सवाल डायरेक्टली एससीएस के टेस्ट और क्विज सिलेक्शन मटेरियल से आपको देखने को मिले। तो अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट, क्विज, जितना हम देते हैं टारगेट वाइज देते हैं, अगर आप उस टारगेट को डेली पढ़ सकते हैं, कंसिस्टेंट हैं, बोरिंग फील नहीं हो रहा आपको, है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है वही चीज़ आप अवॉइड करते हो, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप बोर फील ना करके कंसिस्टेंट होके पढ़ोगे, पढ़ाई जिसको बोरिंग लगी वो फिर अधिकारी नहीं बन सकता। अब हर कोई थोड़ी अधिकारी है यार। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, डेली पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, 1-2 दिन की बात अलग होती, चलो ऑफ ले लिया, पर आराम से आप 6 महीने में चीज़ें सब कवर कर ले जाओगे, ठीक है।